नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बड़ी शानदार चल रही होगी और हम लोग जो लेक्चर डाल रहे हैं उससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। अपने कमेंट्स दीजिए और जो पिछले टॉपिक आए हैं उससे आपको कितना लाभ हुआ है ज़रूर बताइएगा। आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आया हूँ यहाँ पे। मध्य प्रदेश के पर्वतों की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में हर साल आप देखेंगे क्वेश्चंस आते हैं और मेंस का भी ये बड़ा एक फेवरेट टॉपिक रहा है। मध्य प्रदेश के पर्वत में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये जान लेते हैं कि पहले पढ़ेंगे पर्वत की परिभाषा क्या है, फिर देखेंगे पहाड़ी की परिभाषा क्या है, मध्य प्रदेश में कितने पर्वत हैं, इसका विस्तार कैसा है, पर्वतों का महत्व क्या है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है मध्य प्रदेश में पर्वत, तो पर्वत होता क्या है ये ध्यान रखिएगा। पर्वत जो होता है एक द्वितीय श्रेणी का उच्चावच होता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय श्रेणी का उच्चावच होता है, जिसको ध्यान रखना है। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं, ये आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा। प्रथम श्रेणी का उच्चावच क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रायद्वीप, कॉन्टिनेंट, और दूसरा जो है ओशियन या समुद्र, महाद्वीप इसको बोलिए, महाद्वीप व समुद्र को हम लोग प्रथम श्रेणी का उच्चावच मानते हैं और पर्वत को हम लोग द्वितीय श्रेणी का उच्चावच मानते हैं। पर्वत की परिभाषा क्या है, देखिए ये एक ऐसा उच्चावच होता है जिसकी ऊंचाई न्यूनतम, मैं न्यूनतम शब्द यूज कर रहा हूँ, 1000 मीटर होगी। इसका ढाल जो होगा तीव्र होगा और इसकी जो चोटी होगी, पीक होगी, वह नुकीली या सकरी होगी। तो ये इसकी परिभाषा होती है पर्वत की। और अगर कोई उच्चावच जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है लेकिन ढाल तीव्र है और चोटी भी इसकी नुकीली है, तो उसको हम लोग हिल के रूप में, पहाड़ी के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों परिभाषा हमारी 3 नंबर में काम आ सकती है, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है। पूरे मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 पर्वत पाए जाते हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली। जो विंध्याचल पर्वत है वह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है वह नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य में विस्तारित है, जबकि अरावली पर्वत जो है वह पश्चिमी मध्य प्रदेश में विस्तारित है और ख़ास तौर से रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों को टच करते हुए निकलता है। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए, ये मैंने एक यहाँ पे हम लोगों ने एक मैप ड्रॉ किया हुआ है। ये पूरा नर्मदा नदी ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नर्मदा नदी को। इसके ऊपर जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा रीजन, ये हमारा विंध्याचल पर्वत का है और ये नीचे वाला नर्मदा नदी के नीचे जो हमको दिख रहा है ये जो है हमें सतपुड़ा पर्वत को बता रहा है और ये हमारा अरावली पर्वत हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो विंध्याचल पर्वत है इसको देखते हैं अपन। विंध्याचल पर्वत को हम पढ़ने जा रहे हैं। विंध्याचल पर्वत का विस्तार कैसे है, तो यह मालवा के पठार के दक्षिण में है और नर्मदा नदी के उत्तर में है। इसका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व तक पाया जाता है। पश्चिम में यह जा करके अरावली को टच करता है। ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत जो है यह उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करता है। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो दक्षिण भारत की संकल्पना आई है और उत्तर भारत की, वह विंध्याचल पर्वत ने उसको एक तरह से विकसित किया है। विंध्याचल पर्वत को पश्चिम में जो है जानापाव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जबकि मध्य में विंध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं और पूर्व में जब हम जानते हैं तो कैमूर के नाम से जाना जाता है और इसका जो है पश्चिमी विस्तार जो है वह भांडेर की सीरीज के नाम से जाना जाता है। चलिए एक बार हम देखते हैं
मैंने कहा कि विंध्याचल पर्वत का जो पश्चिमी विस्तार है वह जानापाव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बीच में ये विंध्याचल और इसका जो पूर्वी विस्तार है कैमूर के नाम से, और ये जो इसका पश्चिमी विस्तार है भांडेर के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा कि अरावली को जाकर के ये पश्चिम में क्या करता है, टच कर लेता है। इसी फिगर से हम लोग समझते हैं जानापाव पहाड़ी जो है, यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। पहला चंबल नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, और चंबल नदी निकल के उत्तर की ओर बहती है और अंत में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। जानापाव पहाड़ी में ही एक काकरी बर्डी पहाड़ी है और इस काकरी बर्डी पहाड़ी से जो है क्षिप्रा नदी निकलती है। इसी क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित महाकाल स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं जानापाव पहाड़ी से और हम देवास तक आते हैं तो देवास से जो है काली सिंध नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद हम आगे जाते हैं सीहोर आष्टा में पहुंचते हैं। आष्टा से पार्वती नदियों का उद्गम होता है। जब ऊपर जाते हैं तो इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं रायसेन। रायसेन से बेतवा नदी निकल रही है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि पूरा का पूरा पर्वत जो हमको दिख रहा है कई सारी नदियों का उद्गम स्रोत है, यहाँ से कई सारी नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं। इसके अलावा हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो विंध्याचल पर्वत है वह किस तरह की चट्टानों से बना है। तो सामान्यतः विंध्याचल पर्वत जो है अवसादी चट्टानों से बना है और यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बॉक्साइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। और यही कारण भी है कि जब हम कैमूर की सीरीज तक पहुंचते हैं रीवा सतना वाले रीजन पर और दमोह में, कटनी में, हम देखते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाया गया, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर और बॉक्साइट की अत्यधिक अधिकता पाई जाती है। मैंने दूसरा चीज कहा था कि बलुआ पत्थर पाया जाता है यहाँ पे। बलुआ पत्थर यहाँ पे पाए जाने के कारण ही आप सांची का स्तूप ले लें या भोपाल स्थित जामा मस्जिद को ले लें या आप ग्वालियर के किलों को ले लीजिए, ये सब जो हैं बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं। मतलब जो खनिज जहाँ पे पाया जाएगा उसी से संबंधित चीजें उसका आम जीवन में उसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मालवा में कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, मालवा में सबसे बड़ी चोटी जो है सिगार की है, 881 मीटर है। दूसरी बड़ी चोटी जो है जानापाव है, ठीक है, और तीसरी बड़ी चोटी जो है धसान है। ये तीन बड़ी यहाँ की मालवा की चोटियाँ हैं जो कि कहाँ पे स्थित है, विंध्याचल का हिस्सा है। यहीं से पश्चिमी मध्य प्रदेश में पढ़ते समय एक चीज और समझ लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछे धार स्थित मांडू, चूंकि धार स्थित मांडू कहाँ पर स्थित है, तो यह भी विंध्याचल पर्वत में स्थित है। ध्यान रखिएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं और दमोह तक आते हैं तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत की सबसे बड़ी चोटी हमको सद्भावना की चोटी देखने को मिलती है। इसी को हम लोग दूसरे नाम से गुडविल के नाम से भी जानते हैं। तो गुडविल कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है हमें, दमोह में स्थित है। इसके बाद ये कटनी के पास से ये कैमूर के नाम से पूर्वी विस्तार है जो कि झारखंड तक चला जाता है, और इसका पश्चिमी विस्तार जो है भांडेर के नाम से जाना जाता है। और भांडेर कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारी दतिया में स्थित है, जिसको हम लोग सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है सिद्ध बाबा की चोटी किसका पार्ट है, तो भांडेर का पार्ट है। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि यह किस जिले पर है, तो दतिया जिले पर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये हमने आपको पूरा बता ही दिया है। ये सब नदियां कौन कौन सी निकल रही हैं इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा पहलू इसका आ रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़े टूरिस्ट प्लेस स्थित हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि सांची जो है हमारा विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद हमको ये भी ध्यान रखना है भीमबेटका और उदयगिरी। तो उदयगिरी विदिशा में और रायसेन जिले में हमारा भीमबेटका है। ये तीनों बड़े फेमस प्लेस हैं, ध्यान रखिएगा। या अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि उदयगिरी की पहाड़ी किस जिले में है, विदिशा में है, और रायसेन जिले में जो है भीमबेटका है।
और ये सांची का जो स्तूप है वो भी ध्यान रखना है हमको कि विंध्याचल की पहाड़ी पर ही स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। मैंने कहा सिद्ध बाबा ये दतिया जिले पर है, आपका 1172 मीटर है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये कुछ आपके फैक्ट हैं। जो यह श्रेणी है विंध्याचल सोन नदी के उत्तर में खड़ी दीवार के रूप में स्थित है। यह टोंस और गंगा नदी के बीच एक तरह से जल विभाजक का कार्य करता है। इसको ध्यान रखिएगा। जो कैमूर की श्रेणी है उसके बारे में चर्चा कर रहा है कि टोंस नदी, आपको पता है टोंस और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। इसके आगे चलते हैं। वो मैंने आप बता दिया आपसे कौन कौन से खनिज आ रहे हैं, वो सब आपसे पूछ सकता है। इसको हम लोग ने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो चलो एक बार विंध्याचल को फिर से रिकैप कर लेते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है मालवा के पठार के दक्षिण से शुरू होता है और यह नर्मदा नदी के उत्तर में विस्तारित है। इसका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व तक पाया जा रहा है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा। इसका जो पश्चिमी विस्तार है वह जानापाव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हमारा काकरी बर्डी की पहाड़ी स्थित है, जबकि बीच वाला पार्ट विंध्याचल, इसका पूर्वी विस्तार जो है वह कैमूर की श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो कि कटनी से शुरू हो रहा है और कटनी से इसका एक पश्चिमी विस्तार चला जाता है जो कि भांडेर की सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये हमको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन एक बन सकता है आपसे, इसकी लोकेशन कैसी है, तो ध्यान रखिएगा मालवा और नर्मदा के बीच में जो है हमारा विंध्याचल स्थित है ना। ये क्वेश्चन ये बना सकता है। इसके बाद नदियों का उद्गम स्रोत के रूप में आपसे पूछ सकता है। और तीसरा जो है पर्यटन क्षेत्र के रूप में, तो मुख्य रूप से कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र यहाँ पे आ गए, एक तो उदयगिरी की पहाड़ी आ गई हमारी, एक सांची का स्तूप आ गया और एक भीमबेटका आ गया। ये तीनों जो टूरिस्ट फेमस प्लेस हैं ये कहाँ पे स्थित है हमारे, ये तीनों जो हैं विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित हैं। लास्ट ईयर आपने देखा है जो लास्ट पीएससी हुई हमारी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बेतवा नदी किस पर्वत से निकलती है, तो इसका सिंपल सा आंसर था कि विंध्याचल से निकलती, क्योंकि बच्चे इसके पहले बेतवा नदी कहाँ से उद्गम होती है उसका आप पढ़ते थे कि रायसेन जिले से निकलती है। इस कारण से बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। आप एक कॉन्सेप्ट बनाइएगा सीधा कि जितनी चीज़ें नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित हैं, अगर कभी उनसे संबंधित पर्वत पूछता है तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि कटनी के बाद कैमूर अगर ऑप्शन आ रहा है, मान लीजिए कोई प्लेस यहाँ का पूछ रहा है तो आपको कैमूर लेना है। अगर यहाँ का पूरा पन्ना छतरपुर दतिया वाला एरिया मांग रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको भांडेर सीरीज लेना है। बाकी जितना नर्मदा नदी को उत्तर में जो क्षेत्र आएंगे वह सब विंध्याचल के हिस्से में जाएंगे, जैसे कि मांडू, जैसे कि सांची, जैसे कि भीमबेटका। तो ये सब प्लेस जो हैं विंध्याचल पर स्थित हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सतपुड़ा पर्वत पर। आप देखिए नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और यहाँ से जो एक हमारी ताप्ती नदी निकल रही है और ताप्ती नदी व नर्मदा नदी के बीचों बीच जो है सतपुड़ा पर्वत का विस्तार पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वत जो विस्तारित है वह गुजरात से शुरू होता है और इसकी जो पूर्वी सीरीज है वह मैकल के नाम से जानी जाती है। सतपुड़ा को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, देखिएगा कैसे हम कर देंगे आगे। सतपुड़ा को हम लोग 3 भागों में तोड़ सकते हैं। जो पश्चिमी सतपुड़ा है वह इसको हम लोग राजपीपला के नाम से भी जानते हैं, जो पूर्वी सतपुड़ा है इसको हम लोग महादेव के नाम से जानते हैं और जो एक्सट्रीम पूर्वी सतपुड़ा का पार्ट है उसको हम मैकल सीरीज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा पश्चिमी सतपुड़ा को हम किस नाम से जान रहे हैं, हम लोग पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जान रहे हैं, जबकि हम लोग मध्य सतपुड़ा को किस नाम से जान रहे हैं, हम लोग मध्य सतपुड़ा को महादेव की पहाड़ी के नाम से जान रहे हैं। और तीसरा जो हमने कहा इसका 3 पार्ट, ऐसा इसका चित्र बनेगा, ये एक आएगा पार्ट, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, ये उससे चौड़ा पार्ट है, और इसके बाद ये तीसरा पार्ट आएगा। ये जो है हमारा, इसको हम लोग पश्चिमी सतपुड़ा भी कहते हैं,
और इसी को हम लोग राजपीपला की पहाड़ी भी कहते हैं। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग राजपीपला की पहाड़ी भी कहते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा पूर्वी सतपुड़ा कहलाता है, और ये पूर्वी सतपुड़ा जो है इसी को हम लोग महादेव की पहाड़ी भी कहते हैं। और जो तीसरा वाला पार्ट है ये हमारा जो है मैकल सुता के नाम से जाना जाता है, मैकल सुता के नाम से जानता है, अर्धचंद्राकार के रूप में है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? गुजरात से शुरू हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है? बुरहानपुर दर्रे तक जा रहा है। और जो हमारा महादेव है ये कहाँ तक जाएगा? हमारा बैतूल तक चला जाएगा, और बैतूल के बाद जो है ये कहाँ तक जाता है? ये हमारा पूरा अर्धचंद्राकार रूप में चला जाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? हमारा बुरहानपुर दर्रा तक इसका विस्तार है। इससे लेकर के ये जो वाला पार्ट है ये, सॉरी मैंने इसके पहले शायद बैतूल बोल दिया, ये सिवनी वाला पार्ट आएगा। और ये जो है पूरा यहाँ तक अमरकंटक के पठार तक जाएगा, और इसका अधिकांश पार्ट अब छत्तीसगढ़ के अंडर पे आता है। अधिकांश पार्ट छत्तीस, तो 3 पार्ट में टूटा हुआ है। ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब एक नया शब्द आ गया, ब्लॉक पर्वत क्या होता है? मान लीजिए कि ये कोई लैंड है, यहाँ पर 2 फॉल्ट आ गए, और यदि ये वाला बीच वाला पार्ट ऊपर उठ जाए, तो है ना, कौन सी शक्ति काम करेगी इसमें? आंतरिक बल के कारण ये ऊपर आ जाए, तो इस तरह से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत का ही एक रूप और होता है, हार्ज पर्वत जो कहलाता है। हार्ज पर्वत ये क्या होता है बच्चों? मान लो कि ये था, ये जो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर वाले में ये वाला पीस उठ रहा था, यहाँ पे क्या होगा? ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, ये दोनों पार्ट जो है नीचे चले जाएंगे। इसके कारण से हार्ज पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ये जो हार्ज पर्वत लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हार्ज पर्वत इज ए काइंड ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, हार्ज माउंटेन इज ए टाइप ऑफ द आपका ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन किसको कह रहे हैं? जिसमें 2 दरार पड़ने पर बीच वाला पार्ट आंतरिक बल के कारण उठ जाता है, तो वहां पर हमारा बन जाता है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो गया। जबकि जब बीच वाला पार्ट स्थिर रहता है और उसके अगल बगल वाले पार्ट नीचे चले जाते हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका? ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, दूर से देखने पे पर्वत लगेगा, तो ये हार्ज पर्वत बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये पूरा का पूरा पर्वत जो है बेसाल्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। जैसा कि हमने देखा था कि विंध्याचल पर्वत से भी बहुत सारी नदियों का उद्गम हो रहा था, और वहाँ पर बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र थे। उसी तरह जो है हमको राजपीपला की पहाड़ी में भी हमको देखने को मिलने वाला है, महादेव की पहाड़ी में देखने को मिलने वाला है, और जो मैकल की श्रेणी है वहाँ पे भी हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। अब हम राजपीपला की पहाड़ी को अगर पढ़ें, इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात से शुरू हो रहा है और बुरहानपुर दर्रे तक जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक हमको निमाड़ का मैदान भी देखने को मिलने वाला है, और निमाड़ का मैदान नर्मदा नदी व सतपुड़ा पर, जो ये राजपीपला की पहाड़ी है या पश्चिमी सतपुड़ा के बीच पर स्थित है। असीरगढ़ का यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है। असीरगढ़ और नर्मदा नदी के बीच का जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको शब्द दे रहा हूँ, असीरगढ़ का जो पहाड़ी है, असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा नदी के बीच के पार्ट को हम लोग निमाड़ कहते हैं। निमाड़ के अंतर्गत मुख्य रूप से हम 4 जिलों को शामिल करते हैं, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, इन जिलों को हम लोग शामिल करते हैं। और तो यहाँ पर निमाड़ का मैदान हमको पता चल गया, मतलब निमाड़ का मैदान किसका पार्ट है, ये ध्यान रखना है हमें, पश्चिमी सतपुड़ा या राजपीपला का पार्ट है। जब हम पूर्व की ओर पढ़ते हैं बुरहानपुर दर्रे से, तो हमारा पूर्वी सतपुड़ा शुरू हो जाता है। पूर्वी सतपुड़ा जो है पश्चिमी सतपुड़ा की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? इसी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, और जो कि 1350 मीटर ऊंची है। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। और कहाँ पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसी महादेव पर्वत पर पचमढ़ी स्थित है। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, और
पचमढ़ी को जो है पर्वतों की रानी के रूप में वर्णित किया जाता है, इसको भी हमको ध्यान रखना है पर्वतों की रानी के बारे में। और पचमढ़ी के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की जो पचमढ़ी है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अगर कोई क्षेत्र है पर्टिकुलर तो वह पचमढ़ी है, जो कि 199 सेंटीमीटर तक बारिश प्राप्त करता है। तो पचमढ़ी के बारे में 2-3 चीज़ें हमने जान गया। पर्वतों की रानी के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त कर रहा है। और एक चौथा फैक्ट ये जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इसको जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया है। न सिर्फ भारत सरकार ने बल्कि यूनेस्को ने भी इसको जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ये पूरा जो क्षेत्र है एक सघन वन का क्षेत्र है, जैव विविधता का क्षेत्र है। यहाँ पर साल और सागौन वनों की प्रधानता पाई जाती है। जब हम इसको आगे बढ़ते हैं, सिवनी तक आते हैं, और सिवनी के बाद जो है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है वह दक्षिण से उत्तर की ओर अर्धचंद्राकार रूप में हो जाता है। और जब यह पर्वत अमरकंटक जिले, अमरकंटक के पठार, या जब इस तरह कहें कि जब यह पर्वत जो है अनूपपुर जिले में पहुंचता है तो वहां पर इसमें एक अमरकंटक का पठार पाया जाता है। और यह अमरकंटक का जो पठार है इसको भी ध्यान रखना हमको। यहाँ पर एक अचानक मार्ग स्थित है, जो कि जिसको जैव विविधता के रूप में भी भारत सरकार ने भी और यूनेस्को ने भी मान्यता दे के रखी हुई है। और इस अमरकंटक के पठार से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, तो जैसे कि नर्मदा, सोन, जोहिला जैसी नदियों का यहाँ पर उद्गम होता है। यह भी जो है एक सघन वन का क्षेत्र है। हमको ध्यान रखना है कि जो छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मैकल पर्वत का अधिकांश भाग जो है कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ के हिस्से पे चला गया है। जो ऊपर से हम लोग देख रहे थे विंध्याचल पर्वत आ रहा था, तो आगे चल के विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत का मैकल वाला पार्ट आपस में दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा किसके बारे में, सतपुड़ा पर्वत के बारे में। आप चाहें तो पूरी स्लाइड ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी नदी निकल रही है। यहाँ से बेनगंगा निकल रही है। बेनगंगा, वर्धा, तवा और ताप्ती नदियों का उद्गम जो है किससे हो रहा है, हमारा इसी सतपुड़ा मैकल सीरीज से हो रहा है। इसको भी ध्यान रखना है हमको। ये मैंने आपको बता दिया, निमाड़ का मैदान नर्मदा नदी और असीरगढ़ पहाड़ी के बीच में स्थित है। ये जो कुछ पहाड़ियाँ मैंने लिखा है, इसमें राजपीपला की पहाड़ी में छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। सामान्यतः MPPSC शायद ही पूछे, लेकिन हम इसको चाहें तो पढ़ लें। अखरानी की पहाड़ी, बडवानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, और जो आखिरी आएगा असीरगढ़ की पहाड़ी। इसको हम लोग शॉर्टकट में अब्बा की पहाड़ी कह सकते हैं। अब्बा की पहाड़ी अगर आप देखिए जरा, तो ये हो जाएगा अखरानी, बडवानी, इसके बाद बीजागढ़ और इसके बाद असीरगढ़ की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो राजपीपला के अंतर्गत स्थित है। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं। मैंने आपको सब ये बता ही दिया। धूपगढ़ स्थित है, 1350 मीटर है ना ये, और राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए हमको कि महादेव पर्वत में जो है बहुत ज़्यादा कोयले का संकेंद्रण पाया गया है, इसीलिए इसके आसपास एरिया में कई सारे थर्मल पावर प्लांट की स्टेब्लिशमेंट भी किया गया है। ठीक है, ये पूरा आपने कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैकल श्रेणी में मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी स्थित है अमरकंटक, जो कि 1064 मीटर ऊंची है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी, मतलब एक तरह से हम ये समझें अगर कि सतपुड़ा के जो है एक तो महादेव पार्ट आ गया जहाँ पर सबसे ऊंची चोटी थी, दूसरा मैकल श्रेणी आ गई जहाँ पर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी हो जाएगी सिद्ध बाबा की। और चौथी कौन सी हो जाएगी, चौथी जो पहली हमारी रहेगी धूपगढ़, दूसरी सिद्ध बाबा,
तीसरी आ जाएगी हमारी अमरकंटक, और चौथी हमारी आ जाएगी जो हम लोगों ने देखा था मालवा के क्षेत्र पर है, क्या नाम था उसका, मालवा का क्षेत्र का जो सिगार की चोटी। तो ये 4 मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी चोटी है। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ आपको। सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी धूपगढ़, दूसरा हो जाएगा हमारा सिद्ध बाबा, और तीसरी चोटी हमारी सबसे ऊंची हो जाएगी अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक ये कहाँ पे स्थित है आपको पता है, अनूपपुर पर। और चौथी जो हमारी हो जाएगी वह सिगार की चोटी, और पांचवी कौन सी हो जाएगी, जानापाव, और छठी कौन सी हो जाएगी, धसारी। ये सीक्वेंस पे है, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये पूरी की पूरी हमारी हो गई। अब इसके बाद आते हैं अरावली पर्वत को लेकर के। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराने पर्वतों में है, विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक माना जाता है। वर्तमान में यह पूरी तरह से अपरदित हो चुका है, और ऐसा माना जाता है कि अपने निर्माण काल में इसका जो विस्तार था वह लक्षद्वीप से लेकर के हिमालय तक था, लेकिन वर्तमान में अब यह गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तारित पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरशिखर है। कौन सी है, गुरशिखर है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। और यही गुरशिखर पर, यही जो माउंट आबू है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। इसको हमको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सिर्फ नीमच, मंदसौर और रतलाम से जाता है, और ये जो है नीस और सिस्ट से बना हुआ है। जो इसकी समय अवधि है वो प्री कैम्ब्रियन काल की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये टाइम स्केल के बारे में चर्चा की गई है। तो ये कब बन रहा है, कब से शुरुआत हो रही, मतलब कितना पुराना, यहीं से टाइम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल शुरू हो रहा है हमारा, और ये प्री कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन तक हमको इसका समय काल हम लोग इसको देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा, इसकी कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है, और इसके विस्तार को उदयपुर में जरगा की पहाड़ी के नाम से जाना गया है, मारवाड़ की पहाड़ी, अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ी, और दिल्ली में जो है दिल्ली की पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये जो तथ्य मैंने लिखा है इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ये धूपगढ़ 1352, ये 1350 मीटर आएगा, ये 1172, ये 1064, ये 881, 854, 810 और 752 सद्भावना को लिया है हम लोगों ने। ये कितनी चोटी हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा, ये जो तीनों हैं, सिगार, जानापाव और धसारी, ये जो है मालवा के पठार पर हमको मिलेंगी सब, तीनों की तीनों, है ना। और ये जो है दमोह पे स्थित है, अमरकंटक जो है अनूपपुर पर स्थित है, और सिद्ध बाबा जो है दतिया जिले पर है, और धूपगढ़ जो है होशंगाबाद पर है। तो ये प्रीलिम्स का एकदम से बिल्कुल टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है, आपसे 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में। इसको ध्यान रखिएगा आप। मध्य प्रदेश की शीर्ष 5 चोटियाँ, मैंने 7 चोटियों का वर्णन यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये पूरा हमारा पर्वत था। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मध्य प्रदेश के नए टॉपिक को लेके आएंगे, और आप जरूर इन लेक्चर को देखते रहिए। फिर से मैं आपको कहूँगा कि कॉपी और पेन लेकर लेक्चर सुनिए। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं ला रहा हूँ आपके सामने। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको मध्य प्रदेश किसी अन्य सोर्सेज से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। फैक्चुअल के लिए आप चाहें तो कोई भी किताब और ले सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आप पूरा यहाँ से बना सकते हैं। कैसा लगा लेक्चर, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।